हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बहुत अच्छे से टीच किया था। तो आज हम इस वीडियो में आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करवाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एक इसका रिविज़न देना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार विकास सीधी रेखा में न होकर नैतिक तर्कना का परिणाम है। एक बात ध्यान रखिएगा। और नैतिक तर्कना में और नैतिक दुविधा में डिफरेंस क्या होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। जब कोई इंसान इस अवस्था में होता है कि वो निर्णय नहीं ले पाता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो वो नैतिक दुविधा में होता है। लेकिन जब वो दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को, विकल्प को चुन लेता है, ठीक है ना, अपनी तर्क शक्ति के आधार पर वो डिसीजन ले लेता है, तो वहाँ पर वो किस अवस्था में होता है, वो नैतिक तर्कना की अवस्था कहलाती है। जैसे कि हिंज ने क्या किया था, चोरी करने वाले ऑप्शन को चुना था, ये उसकी नैतिक तर्कना है। ठीक है, चलिएगा। इस सिद्धांत को उन्होंने अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में दिया था। और यह सिद्धांत उन्होंने 10 से 16 वर्ष के बच्चों का अध्ययन करके दिया था। नंबर 4, कोहलबर्ग के तीनों स्तर नैतिक दुविधा से होकर गुजरते हैं। ये बड़ी मज़ेदार बात होगी आपके लिए आज। तो देखिएगा, शुरू करते हैं। यहाँ पर इनका जो पासवर्ड है इस सिद्धांत का, वो है ही नैतिक दुविधा। तो देखिए, इसको प्रूव करके दिखाएंगे आज आपको कि जो 3 स्तर हैं उनकी दो दो अवस्थाओं के बीच में नैतिक दुविधा कैसे है, वो आप देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पूर्व परंपरागत नैतिकता का सिद्धांत, इसकी जो अवधि है वो मानी गई है 4 से 10 वर्ष। और इसके 2 अवस्थाएं हैं। आपको मालूम है कि हर स्तर की 2-2 अवस्थाएं आपके सामने आएंगी, वो आप पढ़ चुके हैं। तो पहला लेवल, अवस्थाएं 2। पहली अवस्था अहंकार की अवस्था, यांत्रिक सापेक्ष नैतिक, और इसको नैतिकता बोलते हैं। और यहाँ पे दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था। तो ये 2 अवस्थाएं हैं। और इस अवस्था में क्या होता है, आप देख लीजिएगा। इस अवस्था में बच्चों में नैतिकता का अभाव होता है। बच्चा सोचता है कि सारी चॉकलेट मैं ही ले लूं, परंतु पापा की पिटाई के डर से बचने के लिए, मतलब पिटाई से बचने के लिए, एक चॉकलेट अपने छोटे भाई को भी दे देता है। क्या बच्चा यहाँ पर नैतिक दुविधा में नहीं है? इस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों से आती है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर वो बच्चा है छोटा, चूँकि वो अहंकारी है, क्योंकि उसके अंदर नैतिकता का अभाव है, और यहाँ पर दूसरी उसके सामने कंडीशन ये है कि दंड और आज्ञा का पालन, अगर वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है, वो बच्चा नहीं चाहता है कि अपनी कोई भी खिलौना या चॉकलेट किसी दूसरे को दे। ये बच्चे का नेचर होता है, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है ना, ये बिल्कुल नेचुरल बात है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे उसके मम्मी पापा हैं और वो उसे डांट देंगे ऐसा ना करने पर, तो यहाँ पर वो आप इस नैतिकता का पालन कर रहा है, राइट। उसके खुद के अंदर तो है नहीं वो चीज़, क्योंकि वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है। तो क्या बच्चा नहीं चाहता है? बच्चा तो बिल्कुल नहीं चाहता है अपनी चीज़ों को शेयर करना, लेकिन क्योंकि मम्मी का दंड देने का डर है, उनकी अगर आज्ञा का पालन नहीं किया गया तो उसे डर है कि मम्मी पापा डांट देंगे, तो इससे बचने के लिए वो अपनी छोटे भाई को चॉकलेट, खिलौना या कोई वस्तु दे देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? नैतिक दुविधा, राइट। आगे चलिएगा। नंबर 2 देखिएगा। परंपरागत नैतिकता की अवस्था ये 10 से 13 वर्ष होती है। और इसकी भी 2 यहाँ पर अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली है अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अवस्था, और कानून एवं व्यवस्था की अवस्था। तो यहाँ पे 2 हैं। यहाँ पे भी अगेन देखिएगा, अगेन फिर वो एक नैतिक दुविधा में है बच्चा। अभी क्या है कि उसकी पड़ोस में कोई एक लड़की रहती है, तो मम्मी हमेशा एग्जाम्पल देती हैं कि देखो ए नाम की लड़की हमारे पड़ोस में रहती है, वो इतनी अच्छी तरीके से बातें करती है, इतनी अच्छी तरीके से पढ़ती है, और उसका हर क्लास में फर्स्ट डिवीज़न आता है। आपका तो कुछ, आप तो पढ़ते नहीं हो, सारा दिन टीवी देखते हो। तो मम्मी हमेशा उस पड़ोस की लड़की का एग्जाम्पल दे के आपको परेशान करती हैं, और वो लड़की परेशान हो जाती है। और अब वो लड़की अगर अपनी मम्मी की नज़र में, समाज की नज़र में अच्छा बनना चाहती है, तो उसे तो फिर उसी लड़की को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। मगर एक दिन क्या होता है कि वो लड़की स्कूल में परीक्षा देते समय वो नकल करते हुए रंगे हाथ पकड़ी जाती है। वही लड़की अब वो अपनी मम्मी को पकड़ती है उस दिन कि मम्मी, आपने तो कहा था कि उस लड़की ए लड़की जैसा बनो, लेकिन उस ए लड़की का तो ये सामने आया है एक चिट्ठा। क्या सामने आया है भाई? ये सामने आया है कि वो तो नकल करते पकड़ी गई है, तो क्या आप मुझे ऐसा बनने पे क्यों बाध्य कर रही हो, राइट। तो कहने का मतलब है कि समाज की नज़र में, मम्मी की नज़र में अच्छा बनने के लिए या तो वो लड़की ए लड़की का अनुसरण करे, या फिर दूसरी एक दुविधा उसके सामने आ गई है कि वो आत्मनिर्भर बने। वो कानून और व्यवस्था को देखकर अपने लिए क्या सही है क्या गलत है, वो अपने लिए सही ऑप्शन चुनकर
वो अपने आप में ही निर्णय लेकर कुछ बने या फिर वो लड़की उसका अनुकरण कर ले, तो यहाँ पे भी अगेन वो एक बच्चा नैतिक दुविधा में फंस गया है। एग्जाम्पल देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर पापा ने कहा कि वर्मा जी के बेटे जैसा बनो। दूसरे की नज़रों में अच्छा बनने के लिए पालन की गई नैतिकता प्रशंसा की अवस्था कहलाती है। आपको मालूम है, एक दिन वर्मा जी का बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया। फिर उस बच्चे ने पापा से कहा कि वो लड़का तो चोरी करते हुए पकड़ा गया है पापा, तो पापा हमें कानून एवं व्यवस्था अर्थात समाज की सही रीति रिवाजों को देखकर स्वयं निर्णय लेना चाहिए कि हमें क्या बनना है क्या नहीं बनना है। ऐसे नहीं कि हम ब्लाइंड फोल्डेड हो जाएं, आंखों पर पट्टी बांध लें, आपको दो चार काम उसके अच्छे दिखे और आपने मेरे ऊपर प्रेशर बना दिया कि वैसा बनो। ऐसा नहीं है, जो मुझे बनना होगा, जो मेरे लिए सही होगा, मैं अपने लिए सही देखकर खुद आत्मनिर्भरता से बन जाऊंगा। तो अगेन यहाँ पर बच्चा दुविधा में है, तो ये नैतिक दुविधा आप देख पा रहे हैं, आपको इनके दोनों ही अवस्थाओं में मिल पा रही है। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर तीसरा लेवल है पश्च परंपरागत नैतिकता की अवस्था। ये 13 वर्ष से ऊपर की होती है और इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, सामाजिक अनुबंध की अवस्था और सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था। देखिए, हम अगर बात करेंगे यहाँ पर अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करना, इस अवस्था में ये होता है और इसमें परोपकारी अवस्था होता है। दो ही लाइन में आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर किस में फंस गया बच्चा? नैतिक दुविधा में फंस गया है और यही इसका पासवर्ड है और यही इसकी खूबसूरती है। सिद्धांत की केस में तीनों स्तर के जो 6 अवस्थाएं होती हैं वो इनमें नैतिक दुविधा में ही फंसा रहता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपके लिए है। देखिएगा, सामाजिक अनुबंध की अवस्था में बच्चे अपना अपना भला चाहते हैं। मैंने भी नकल की और आपने भी नकल की, हम एक दूसरे की पोल नहीं खोलेंगे, इस प्रकार दोनों का स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर इस अवस्था में जो सामाजिक अनुबंध होती है कि बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं और वो अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ही नैतिकता मान लेते हैं। क्लियर? अब देखिए, कॉलरबर्न ने कहा था कि सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था में महात्मा गांधी या मदर टेरेसा जैसे व्यक्ति ही पहुंच पाते हैं। अपना भला हो ना हो परंतु दूसरे का भला तो होना ही चाहिए। अर्थात अब देखिएगा, अगर वो अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं तो वो इस अवस्था में रहेंगे और अगर वो दूसरे का परोपकार करेंगे तो उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाएगा। फिर दोबारा से बच्चा नैतिक दुविधा में फंस गया है। क्या इस अवस्था में नैतिक दुविधा नहीं है? या तो अपना अपना स्वार्थ सिद्ध कर लो या फिर दूसरों का परोपकार कर लो। राइट? तो देखिए स्टूडेंट, अब हम आपको इससे जुड़े हुए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिएगा, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, किसने आलोचना की थी कि कोलरबर्ग सिद्धांत में नैतिक विकास में पारस्परिक संबंधों के महत्व की उपेक्षा की गई? ये कैरल गिलिगन ने किया था। लास्ट वीडियो देखिएगा, कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन करना आसान। कोलरबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कना। आपको अभी बताया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। ये सीटेट का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नेल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वो सोचते हैं कि वो एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोलरबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? देखिए, ये पश्च परंपरागत की अवस्था में है। ये उच्च स्तर है, सार्वभौमिक, आपको मालूम है इसके बारे में। सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत, नैतिक सिद्धांतों का मतलब है नैतिक मानकों के समावेशन के उच्च स्तर को नैतिक विकास की एक अवस्था में पाया जा सकता है। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन आपका। और माफ़ी चाहेंगे, इस क्वेश्चन नंबर में आपके सी और डी ऑप्शन नहीं है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, मगर ऑप्शन यहाँ पर इन दोनों में ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगा करें भाई, आप यूट्यूब में कमेंट जरूर कर दिया करें। ठीक है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलरबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। इसका मतलब अपने माता पिता की नज़र में या समाज की नज़र में अच्छा बनने के लिए जब बच्चा कोई नैतिकता का पालन करता है तो इसलिए आपको भी ईमानदार रहना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यानी कि स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। राइट? याद आ गया होगा आपके। कोलरबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय ले समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? देखिए स्टूडेंट, अगर मैं आपसे बात करूंगा, यहाँ पे वो बात कर रहा है पूर्व परंपरागत स्तर की, और ये हमारी पहला लेवल है। और पहले लेवल के अंदर क्या होता है? दंड की अवस्था आती है, तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन होगा। कोलरबर्ग के
नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा एवं इच्छाओं की पूरी करने की संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, वो तीसरी अवस्था में लेता है, तो यहाँ पे आपका थर्ड आएगा, राइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। देखिए उन्होंने नैतिकता के ऊपर काम किया था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप देख लीजिएगा बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? देखिए विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप से आने की आगे बढ़ते हैं। देखिए वो पदानुक्रम में आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब उनके 3 लेवल हैं, तो उनका एक सिस्टमेटिक वे में है और वो नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ते हैं, तो ये तो गलत है, ठीक है, तो सही चुनना है। विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युचर हैं, न कि सामान्य प्रतिमान। सामान्य प्रतिमान भी उसके अंदर है, क्यों नहीं है। सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला। देखिए सार्वभौम श्रृंखला वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं वो सब जगह लागू होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो केवल एक ही कंट्री के बच्चों पर होंगी। तो ये कहीं भी आप अप्लाई करेंगे तो यू विल फाइंड द सेम रिजल्ट आपको समान मिलेंगे हर जगह, चाहे अमेरिका के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करो या कहीं पर भी करो आप, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। एक देखिएगा नेक्स्ट स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट की हम बात करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है कि सभी प्रकार के दत्त कार्यों असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने प्रभावशाली ढंग से सीख सकते हैं, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। यह कोहलबर्ग के नैतिकता के विकास के किस चरण की ओर संकेत कर रहा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने आकर खड़ा हो गया है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर आपको बताया जा रहा है। तो देखिएगा इसका आंसर, तो यहाँ पे औपचारिक चरण, तो अगर हम चरण की बात करेंगे, लेवल की बात करेंगे, तो ये लेवल के हिसाब से बैठेगा ये सेकेंड लेवल, ठीक है। चूँकि आपको पता है कि पहले लेवल में पूर्व परंपरागत स्तर में क्या होता है, दंड और आज्ञा, और दूसरी अवस्था होती है उसकी अहंकार की अवस्था। और इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें इसकी 2 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर होती हैं प्रशंसा की अवस्था होती है, और एक होती है कानून व्यवस्था की अवस्था होती है ना। तो यहाँ पर अगर हम 2 ऊपर की लें और 2 नीचे की, तो ये 4 हो गई ना, तो ये चौथी अवस्था बैठेगी, ये वाली चौथी अवस्था, 6 है ना टोटल मिलाकर। तो इस तरीके से है ये क्वेश्चन, इस तरीके से कंफ्यूज करते हैं, इस तरीके से घुमाए क्वेश्चन दिया हुआ है ये, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आएगा। तो ये चरण तो है दूसरा, लेकिन अवस्था बैठेगी ये चौथी, तो ये वाला सही हो गया, राइट। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा स्टूडेंट। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए सहयोग की नैतिकता है, ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी करवाया था। आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, राइट। चलिएगा अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? देखिए स्टूडेंट, अगर बच्चे के अंदर अनुपस्थिति रहती है, मतलब नैतिकता नहीं पाई जाती, तो वो पहले स्तर में होती है। तो यहाँ पे आपका 12 का सी ऑप्शन ठीक होगा ना, 12 का सी होगा, क्योंकि फर्स्ट है और उस अवस्था का नाम है पूर्व परंपरागत, वो 4 से 10 वर्ष तक रहती है ना। चलिए, कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित होती है कहलाती है। भाई बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, तो वो तो हमारी पूर्व नैतिक अवस्था होगी, तो ये भी पहली अवस्था के अंदर पाया जाएगा गुण, है ना। चलिएगा अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आपसे, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? देखिएगा, कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। नहीं, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं दिया उन्होंने। कोहलबर्ग के बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया नहीं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। नहीं किया है उन्होंने, ये तो गलत है। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, अगर आलोचना के परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पे देखेंगे, तो आलोचना के परिप्रेक्ष्य में पूछा है ना उन्होंने, तो ये आलोचना के परिप्रेक्ष्य में तो आएंगे नहीं ऊपर वाले पॉइंट। आलोचना के परिप्रेक्ष्य में आपका ये वाला ऑप्शन आएगा, डी वाला,
है ना, कि उन्होंने महिलाओं को अहमियत नहीं दी, महिलाओं को शामिल नहीं किया उन्होंने अपने शोध में, केवल पुरुषों की बात की है, ठीक है ना। और इसमें मैंने आपको बताया भी था कि आलोचना की गई थी इनकी, और अलग से ये क्वेश्चन भी आपको करवाया गया है। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोरलबर्ग के नैतिक तर्क की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूँगा तो ये सामाजिक अनुबंध में आएगा भाई, गिव एंड टेक बताया था ना मैंने। लॉरेंस कोरलबर्ग के नैतिक तर्क में सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में कौन सा सत्य सही है। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोरलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया। कोरलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। कोरलबर्ग ने नैतिकता तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। कोरलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 16 की बात करूंगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो ज़्यादा अपील कर रहा है वो अपने सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुँचने के लिए कोरलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया। मतलब कि उन्होंने किसी की हेल्प ली, उन्होंने अपना कुछ क्रिएट नहीं करा, उसी को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपका ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए स्टूडेंट, आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छे से हो जाएगा, यू डोंट वरी। 17 देखिएगा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से, देखिए तो प्रकार में और मात्रा के बजाय ये प्रकार में भिन्न होता है, मात्रा में नहीं होता भाई। और कॉलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, क्वेश्चन नंबर 18 को हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए ये सिद्ध करना चाहते कि जो सीखना है वो संज्ञानात्मक संक्रियाएं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन ठीक होगा। कोरलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों में सामाजिक मानदंडों की अनुरूपता में देखी जाती है। अगर देखिए सामाजिक मानदंडों की आपको जो है अनुरूपता देखनी है तो ये आपको पारंपरिक चरण में मिल जाएगी, तो आपको डी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करेंगे आपसे। कोरलबर्ग के अनुसार नैतिकता का स्तर सामाजिक मानदंडों द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है या लोगों को एक समूह द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करूंगा, देखिए तो नैतिकता का जो स्तर होता है सामाजिक मानदंडों की अगर हम बात करें तो ये पारंपरिक स्तर की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आएगा ये। कोरलबर्ग के अनुसार सही और गलत के सवालों के बारे में राय में शामिल विचारशील प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है और ये नैतिक तर्क कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे अब हम। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चंस। कोरलबर्ग के विकास का सिद्धांत किस पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए नैतिक निर्णय के ऊपर है, तो यहाँ पे नैतिक निर्णय की हम बात करेंगे। और नेक्स्ट देखिएगा, कोरलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। देखिए स्टूडेंट, ये बड़ा आसान है, इसको ढूंढना आप आसानी से ढूंढ सकते हैं जो सही है। देखिए उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ठीक होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये आसानी से आपको हो जाएगा, यू डोंट वरी, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो कीप डूइंग प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस जो वर्ड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो वर्ब होती है, एक नाउन होता है। अगर हम प्रैक्टिस में बाद में स्पेलिंग बता रहा हूँ मैं आपको, हम बाद में सी लगाएंगे तो वो नाउन होगा, उसका मतलब होगा अभ्यास। अगर हम प्रैक्टिस ऐसी लगाएंगे तो वहाँ पे वर्ब हो जाएगी, मतलब अभ्यास करना, ठीक है। तो सी नाउन होगा, मतलब अगर प्रैक्टिस के अंत में सी लगा होगा तो नाउन है, अगर ऐसी लगा होगा तो वो वर्ब है, राइट। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 24, ये भी आपको नॉलेज की बातें बताता रहता हूँ बीच में, आप इनको सुन लीजिएगा, ठीक है, काम आ जाएंगी आपकी सब बातें। निम्नलिखित में से कौन सा कोरलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। सभी संस्कृतियों से संबंधित चरणों को सार्वभौमिक संघ, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन नंबर, देखो ये दूसरे एग्जाम में रिपीट हो गया है। कोरलबर्ग ने अपने नैतिकता के सिद्धांत में निम्नलिखित कारकों में से किस पर ध्यान केंद्रित किया। अब यहाँ पे हम 20 की बात करेंगे तो यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास के ऊपर ध्यान केंद्रित किया था उन्होंने। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26।
26 की अगर हम बात करेंगे आप लोगों से, जब कोहलरबर्ग व प्याजे के नैतिक तर्क शक्ति के सिद्धांतों पर आगे शोध किया गया, तब ऐसा माना गया कि संज्ञानात्मक विकास के स्तर पर नैतिक तर्क शक्ति के मध्य कोई संबंध नहीं है। उन्होंने बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति की क्षमताओं का अधिमूल्यांकन किया। उन्होंने नैतिक स्थितियों में बच्चों की क्रियाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति की क्षमताओं का न्यून आकलन किया। तो देखिए, अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे उन्होंने न्यून आकलन ही किया था, राइट। मतलब हर पक्ष को नहीं देखा था उन्होंने, उनकी जो क्रियाएं हैं, है ना, उन्होंने उनके जो विचारधारा है उन पर तो ध्यान दिया, लेकिन उनकी जो एक्शंस हैं उन पर ध्यान नहीं दिया था, उनकी प्रतिक्रियाओं पर, उनकी कार्यशैलियों पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला एक ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा। किसके सिद्धांत में कहा गया है कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं? प्याजे के अनुसार, आपको याद हो गया होगा, नन्हा वैज्ञानिक है, अपने ज्ञान की खोज स्वयं करता है, याद आ गया। कोहलरबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नैतिक विकास के चरण, बिल्कुल सही जवाब। कोहलरबर्ग के अनुसार बच्चा नैतिक विकास के चरण माता पिता और बड़ों की सामाजिक और राजनीतिक मान्यताओं पर सवाल उठा सकता है। तो कब उठाएगा? जब वो किस अवस्था में आ जाएगा, बताइए आप। जब वो क्या होगा कि वो पश्च पारंपरिक यानी कि तीसरे लेवल पर चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये हायर लेवल है उसका, सार्वभौमिक। आगे चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा कोहलरबर्ग के अनुसार उत्तर लोक संगत नैतिकता में तर्क का अंतिम चरण है? क्वेश्चन नंबर 30 की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या है? ये सार्वलौकिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता, याद है आपके? परोपकार वर्ड याद आ रहा है? बस ये वही है। आगे चलिए, कोहलरबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 आपको मालूम होना चाहिए, पूर्व परंपरागत नैतिकता है ये पहला स्तर है। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलरबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? देखिए, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक की, तो प्याजे साहब का है। प्रसूति अवस्था का जिक्र नहीं किया गया, ये तो आपने पहली बार देखा होगा, ये तो इन्होंने पता नहीं कहाँ से डाल दिया। और उद्योग बनाम अधीनता, ऐसे तो कोई अवस्था नहीं है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, इसके तो जिक्र किया गया है लॉरेंस कोहलरबर्ग के अनुसार। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिएगा 33 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कोहलरबर्ग और उनके सहयोगी का मानना है कि नैतिक विकास में अवस्थाओं की 3 प्रमुख स्तरों में विभाजित किया गया है। भाई ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। आपको मालूम है कि 3 स्तरों को उन्होंने 6 अवस्थाओं में डिवाइड किया था। एकक स्तर की 2-2 अवस्थाएं बताई थी, तो कुल मिलाकर 3 दूनी 6 हो गई। आगे देखिएगा, कोहलरबर्ग के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस स्तर पर नियमों को स्वीकारता है? बिल्कुल सिंपल है, पारंपरिक स्तर होगा। ये देखिएगा, ये सेकंड स्तर की हम बात करेंगे, यहीं पर स्वीकार लेता है वो। ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका डी होगा यहाँ पे, ठीक है। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई और यह कहते हुए तान्या से अपना लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर दर्शाता है। ये बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आदान प्रदान, गिव एंड टेक, परंपरागत, दूसरी अवस्था में ये चीज़ें आ जाती हैं। स्वार्थ सिद्ध करना, राइट। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, हम बात करेंगे अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं ना बच्चे इस अवस्था में, आपको मालूम है कि आप मेरी मदद करो, मैं आपकी मदद करूंगा। 36 क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, इसमें कोहलरबर्ग सिद्धांत की आलोचना, यह नैतिक विचारों पर अत्यधिक जोर देता है और नैतिक व्यवहार पर बहुत कम जोर देता है। बी, कोहलरबर्ग की कहानियों की शुद्धता को अंकित करना बहुत आवश्यक है। सी, इसने पूरी तरह सांस्कृतिक या लिंग पर विचार नहीं किया था। मतलब कि यहाँ पे जेंडर की बात कर रहे हैं कि वो उसने मेल फीमेल के बारे में अच्छी तरीके से नहीं बताया था, केवल इसने मेल ही को मतलब इन्वॉल्व किया, फीमेल की बात नहीं करी। तो ये इस बारे में है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि इसने पूरी तरह से सांस्कृतिक या लिंग पर विचार नहीं किया, मतलब कि दोनों ही जो जेंडर हैं वो इक्वल होते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे केवल पुरुष की बात करी है, ठीक है। इस बात को लेके भी वहाँ पे जो मनोवैज्ञानिक थे वो इनसे सहमत नहीं थे। तो 36 की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिएगा ये उपरोक्त सभी होंगे,
तो ये सभी बातें आएंगी इसके अंदर, क्योंकि इन्होंने कहानी पर ही जोर दिया था। कहानी के ऊपर कोरलबर्ग की कहानियों की शुद्धता को अंकित करना बहुत मुश्किल है ना, ये देखिएगा। तो गिलिगन, क्योंकि वो हाइपोथेटिकल थी ना, तो यहाँ पे गिलिगन ने कोरलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना क्यों की, बताइए क्यों की। क्वेश्चन नंबर 36, क्योंकि वह रिश्तों के विषय में तर्क की भूमिका और दूसरों की चिंता को शामिल नहीं करता। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यह निश्चित सांस्कृतिक समूह के उच्च स्तरीय नैतिक तर्क को भी नहीं पहचानता। ठीक है, क्योंकि यह नैतिक सोच पर अत्यधिक जोर देता है, नैतिक व्यवहार पर कम। तो ये तो भाई सभी ऑप्शन ठीक होंगे आपके यहाँ पे, तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो ये तो सारी बातें, तो सभी कमियाँ इनके अंदर पाई गई थी, मतलब इनके सिद्धांत के अंदर। द्वारा माता पिता अपने बच्चों के नैतिक तर्क के उच्च स्तर को बढ़ावा देते हैं। तो क्या बताकर भाई, देखिए यहाँ पे ना मूल्यवर्धक मुद्दों के बारे में उत्साहजनक बातचीत करके ही माता पिता अपने बच्चों में नैतिक तर्क के उच्च स्तर को बढ़ावा देते हैं। ठीक है ना, बच्चे इंस्पिरेशन होते हैं ना उन्हें, जब हम अच्छे एग्जाम्पल देते हैं, अच्छी स्टोरी देते हैं, तो दे गेट इंस्पायर्ड। आगे देखिएगा, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39, स्वायत्त नैतिकता और बाह्य विधान के अधीन नैतिकता के बीच का अंतर क्या होता है। यहाँ देखो आप सी वाले ऑप्शन को, स्वायत्त नैतिकता विचारक नियम तोड़ने वालों के इरादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्लियर हो गया, तो आपका क्वेश्चन नंबर 39 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। लॉरेंस कोरलबर्ग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कोरलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, सत्य है। कोरलबर्ग ने जीन प्याजे से प्रभावित होकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, बिल्कुल दिया। कोरलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 स्तरों व 6 अवस्थाओं में बांटा, बिल्कुल बांटा। कोरलबर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर को 6 से 11 वर्ष के बीच माना, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने 6 से 20 वर्ष में नहीं माना था, वो 4 से 10 वर्ष था पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है ना, वो 4 से 10 वर्ष था भाई, ये तो गलत है इनका। तो यहाँ पे आपका 40 का ये वाला होगा। ठीक है, चलिएगा अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। चलिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 41, कोरलबर्ग के नैतिकता सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर की अवधि कितनी है। देखिए, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर तो उसकी जो अवधि है वो 4 से 10 वर्ष है। अभी तो बताया था मैंने। पूर्व परंपरागत नैतिक सिद्धांत में निम्न में से कौन सी अवस्थाएं हैं, तो आपको ना इसकी 2 अवस्थाएं बतानी है पहले लेवल की। तो एक तो दंड एवं आशा, दंड एवं आज्ञा पालन की उन्मुखता, अहंकार की अवस्था। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यहाँ पे ईगो की प्रॉब्लम रहती है बच्चों के अंदर, और यहाँ पे ये दंड, इसका मतलब वो आपको याद है कि वो टॉफ़ी नहीं दे रहा था, बच्चा अहंकार में है कि नहीं मेरा है सब सामान, और मम्मी पापा के डर की वजह से वो दे देता है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों अवस्थाएं पहली ही अवस्थाएं, मैंने आपको बताया, अभी रिवीजन भी करवाया है। कोरलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार दूसरे स्तर परंपरागत अवस्था की अवधि कितनी होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये 4 से 10 वाला ऑप्शन तो गलत है। ठीक है भाई स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 43 पे हूँ मैं। 10 से 13 देखो कहाँ है, तो आपका बी ऑप्शन होगा, 10 से 13 होगा। ठीक है, देखो 10 से आ गई तो है ये, 10 से 13 ही होगा। चलिएगा, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 44। कोरलबर्ग के अनुसार जो पश्च परंपरागत स्तर की आयु है वो कहाँ से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 44, वो 13 वर्ष से शुरू होती है भाई। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कोरलबर्ग के नैतिकता सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक स्तर असत्य है, तो जल्दी से बताइएगा आप। देखिए स्टूडेंट, पूर्व परंपरागत स्तर, तो ये तो पहला ही स्तर है, दूसरा ये वाला है, और तीसरा ये वाला है। ये वाला नहीं है, तो इसमें से 3 चुनने थे। तो संवेदी प्रेरक अवस्था है, तो प्याजे की पहली अवस्था है, तो ये तो गलत है। ये तो कोरलबर्ग से इसका क्या संबंध है। ठीक है, आगे चलिए 46, निम्नलिखित में से कोरलबर्ग के नैतिक सिद्धांत को दूसरे स्तर को चुनिए। अब आपको इसमें दूसरे स्तर को चुनना है भाई, नैतिकता में दूसरे स्तर को चुनना है आपको। क्वेश्चन नंबर 46 पर है स्टूडेंट, आप जल्दी से बताइएगा। परंपरागत स्तर, बिल्कुल सही जवाब। कोरलबर्ग के दूसरे स्तर की 2 अवस्थाओं को जल्दी से बताइएगा, कौन सी हैं वो। एक तो उसमें प्रशंसा है, तो देखो प्रशंसा कहाँ है, प्रशंसा यहाँ है, बस इसी पे निशान लगा दो आप। दूसरे अवस्था में गुड बॉय गुड गर्ल, राइट। चलिएगा, तो यहाँ पे आपका ये सी ऑप्शन ठीक होगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपके, ये होगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। कोरलबर्ग के तीसरे स्तर की 2 अवस्थाओं को चुनना है क्वेश्चन नंबर। तो देखिए इसमें सामाजिक अनुबंध, देखो सामाजिक अनुबंध अवस्था और सार्वभौमिक नैतिक अवस्था, ये वाला होगा, ये वाला। ठीक है,
ये तो बहुत सिंपल हो गया भाई आपका क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हैं आपकी स्क्रीन पर, इनको ध्यान से देखिए आप। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 49 और 50, ठीक है। राजकुमार नाम के एक व्यक्ति के सामने समस्या इस प्रकार आकर खड़ी हो गई कि उसे ठीक उसी समय अपनी बीमार माँ को अस्पताल ले जाना है और उसी समय वह दिनांक को उसे सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू देना है, जिसकी वह कई वर्षों से तैयारी कर रहा था। कोरलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार ये क्या है? देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँगा तो ये नैतिक दुविधा है, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो स्टोरी बता रही है ये नैतिक दुविधा की तरफ इशारा कर रही है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन। राजकुमार को माँ को अस्पताल ले जाना चाहिए आवश्यक सॉरी राजकुमार को माँ को अस्पताल ले जाना चाहिए इसलिए आवश्यक है ले जाना इसलिए आवश्यक है स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वह गंभीर स्थिति में है। सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू देना भी उसके लिए एक उतना ही ज़रूरी है। इन दोनों में से वह माँ को अस्पताल ले जाने वाले विकल्प को चुनता है। कोरलबर्ग के अनुसार वो किस अवस्था में है? दोबारा सुनिएगा। राजकुमार को माँ को अस्पताल में ले जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह गंभीर स्थिति में है, मतलब कंडीशन बहुत सीरियस है भाई मम्मी की उसकी। सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू देना भी उसके लिए उतना ही ज़रूरी है। इन दोनों में से वह माँ को अस्पताल ले जाने वाले विकल्प को चुनता है। कोरलबर्ग के अनुसार ये क्या है? ये देखिएगा नैतिक तर्कना है, क्योंकि वो निर्णय जब हम ले लेते हैं तो हम इस अवस्था में आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वाइगोस्की का सिद्धांत बताएंगे स्टूडेंट्स। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही सरल भाषा में आपको बताया जाएगा। आप हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिएगा और यूट्यूब में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।